बहुत बार अपनी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है ना कि एक्चुअल में अपन को मालूम नहीं होता अपन को करना क्या है, और अपन बस बिना सोचे समझे हाँ बोल देते हैं, और फिर नतीजा तो भैया मेरी भी छोटी सी स्टोरी है हमता पास ट्रैक की। आउट ऑफ द ब्लू एक दिन मेरे फ्रेंड हिमेंद्र ने मुझे फ़ोन किया कि भाई मनाली से एक होता हुआ ट्रैक जा रहा है हमता पास के लिए, तो 3 दिन 4 दिन मस्त पहाड़ों में फॉरेस्ट में ट्रैक करेंगे, मज़े करेंगे, चलना है क्या बता। मैंने कहा भाई क्यों? कहता भाई बिकॉज व्हाट बेटर वे टू स्पेंड योर टाइम रादर देन गेटिंग लॉस्ट इन वांडरलस्ट। मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया, बिना सोचे समझे जयपुर की गर्मी देख, और वो इंस्टाग्राम पे बेहुदा कैप्शन चलते हैं ना माउंटेन्स कॉलिंग वाले, उसके चक्कर में मैंने भी उसको हाँ बोल दिया। अब हमने बुकिंग करवा ली, और बुकिंग करवा के मैं, हिमेंद्र और उसकी वाइफ तीनों अपने अपने सामान बांधने लग गए वो ट्रिप पे जाने के लिए। ज़्यादा कुछ पता नहीं था, अपने अपने हिसाब से पैकिंग कर ली। तो भैया देखते देखते आ गया था D-Day। अब हम जयपुर में रहते थे, तो भैया सीन ऐसा था कि हमें पहले जयपुर से दिल्ली तो जाना था ट्रेन में, और दिल्ली से फिर एक पकड़नी थी बस दिल्ली से मनाली के लिए। तो हमने क्या किया, जयपुर से दिल्ली के लिए शाम की शताब्दी पकड़ ली कि भैया टाइम पे पहुंचा देगी रात तक, और रात को दिल्ली के लिए एक बस कर लेंगे जो मनाली अपन को पहुंचा देगी। अब ट्रेन तो हमारी पूरी खातेदारी कर हमें दिल्ली पहुंचाने वाली थी, और हम लोग भी फुल एक्साइटमेंट में थे। फिर हमको कहीं से पता पड़ा कि भैया ट्रेन तो होने वाली है लेट, क्योंकि दिल्ली के ट्रैक्स पे चल रहा है इंडियन रेलवे का काम। अब हमें बहुत टेंशन होने लगी, क्योंकि भैया अगर ये ट्रेन हमको टाइम पे नहीं पहुंचाई, हमको 11:30 बजे तक नहीं पहुंचाई, तो जो 12 बजे की मनाली की आखिरी बस है ना रात की, वो हम पकड़ नहीं पाएंगे, और अगर हम वो नहीं पकड़ पाए ना तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। भैया ये बंदा तो मज़े ले रहा था, असली टेंशन तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ही हो रही है। अब जैसे तैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पे तो पहुंच गए, बट अब अगला टास्क था दिल्ली रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड के लिए कैसे ना कैसे पहुंचना। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड के लिए हम सोच रहे यार कोई ऑटो, ओला, उबर कुछ मिल जाए, बट साला कुछ मिल ही नहीं रहा। एकदम से हमारे सामने आता है दिल्ली मेट्रो स्टेशन का द्वार। अब हमको लगता है कि मेट्रो ही हमारा बेड़ा पार करेगी, यही हमको बचाएगी। तो हम फटाफट गुजरते हैं उस मेट्रो स्टेशन के सबवे के अंदर और ट्राई करते हैं टिकट लेने की, बट जब हम देखते हैं हम हैरान हो जाते हैं। रात को 11 बजे भी इतनी भीड़ मेट्रो स्टेशन पे, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि दिल्ली के लोग रात को 11 बजे भी जा कहाँ रहे हैं। बस फिर कैसे तैसे टिकट ली, मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो पकड़ी और सीधा पहुंच गए बस स्टैंड। अब बस स्टैंड पहुंचने के बाद हम हमारी बस को देख रहे हैं, भाई बस कहाँ पे। बस के ड्राइवर को फ़ोन लगा रहे हैं, कोई बोल रहा है बस निकल चुकी है, कोई बोल रहा है बस शायद फ्लाईओवर पे आएगी। हम फ्लाईओवर पे जाके खड़े हो गए, बट बस हमको कहीं दिख नहीं रही है। 4-5 बार फ़ोन लगा लिया हमने, अलग अलग बसेस पे पूछ लिया, बट कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। हम निहाल होकर उधर ही बैठ गए, बट फिर हमने वो आवाज़ सुनी। वो आवाज़ मानो जैसे हमारे कानों में एक मंजर ध्वनि की तरह गूंजने लगी। हमें पता पड़ा हमारी वही बस है। हमने फटाफट अपनी सीट पकड़ी, हमारे सांस में सांस आई, और कब हमारी आंखें बंद हुई हमें पता नहीं चला। सुबह जैसे ही हमारे आंखों के पर्दे खुले, हमने बस के पर्दे खोले, और बस के पर्दे खोलते वो नज़ारा को देख के आ चुका था कि भाई साहब रात भर में कुछ जादू हो चुका है। हम हिमाचल में एंटर हो चुके हैं, और ये खूबसूरती तो अब हमें कोस कोस पे देखने को ज़रूर मिले। उन नज़ारों को निहारते निहारते हम पहुँच चुके थे अपनी मंजिल पर। मनाली से 40 किलोमीटर की दूरी पर है नगर, और नगर में किया था हमने एक हॉस्टल बुक। नगर की इस खूबसूरती को देख के हमें एक चीज़ ज़रूर समझ में आ चुकी थी कि ये जो बहुत ही पॉपुलर सो कॉल्ड मनाली है ना, उससे बहुत ही शांत, सुंदर और सस्ता भी ये नगर। तो उस प्यारे से नगर के एक रशियन म्यूज़ियम में घूमकर, पार्क के कुछ चक्कर लगाकर, कुछ देसी दोस्त बनाकर और कुछ विदेशी पास्ता खाकर हम बढ़ चुके थे अपने ट्रैक की तरफ। हमारा ट्रैक था रूमसू बेस कैंप पर, और ट्रैक का था डे 1। तो जब वहाँ हमारे ट्रैक लीडर से मुलाकात हुई और उन्होंने हमको एक जगह बिठाकर कुछ चीज़ें बताई, तो वो कुछ ऐसी बात करने लगे। यूनिवर्सल रूल है ट्रैकिंग का, जब भी ट्रैकिंग में जाते हैं ऑलवेज सिंगल लाइन। इसका एक ही रीज़न होता है, क्योंकि माउंटेन में जो भी ट्रेल होती है वो बहुत ही नैरो होती है, इसीलिए चलते हैं सिंगल लाइन में। अगर आप उस नैरो ट्रेल से डबल लाइन में जाओगे, हो सकता है कि ऊपर वाले पर्सन से धक्का लग जाए, नीचे वाले पर्सन का भी। सिंगल लाइन है। दूसरा, आपका ड्रिंकिंग वाटर हमेशा पीते रहना। डिहाइड्रेट बॉडी हो गई तो डेफिनेटली लिख के ले लीजिए, आपको हेडेक हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, आप ट्रैक को एंजॉय नहीं कर पाओगे। रूल है हमारा कंपनी का, नो स्मोकिंग, नो एल्कोहल लगनी शुरू हो जाती है। इसीलिए लोग जब ड्रिंकिंग करते हैं माउंटेन में,
डेथ हो जाती है, ये रीज़न रहता है बहुत से लोगों का। हुआ भी है बहुत से ट्रैकर, इसलिए ड्रिंकिंग तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। तो उस बातों के बाद और उस माहौल को ठंडा करने के लिए हम निकल चुके थे वुमसू विलेज के एक नॉर्मल ट्रैकिंग पर। सो व्हाइल एंजॉयिंग द सरियल व्यू वी केप्ट ऑन वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वॉकिंग, टेकिंग सम रेस्ट देन अगेन वॉकिंग। फिर भैया मैंने एक बार गाइड को पूछ ही लिया कि भाई और कितना दूर है। 10 मिनट। पता नहीं क्या खोजने निकले थे, बट अभी तो ट्रैक की शुरुआत ही थी और अभी से अपनी बॉडी की औकात सामने आ गई थी। और जब हम वहाँ फाइनली पहुँच गए तो सबसे पहले मैंने जो किया वाज दिस, एंड द अदर भाई स्टार्टेड दिस, बट फाइनली द एंजॉयमेंट केम टू इट्स पीक व्हेन मेहर भाई स्टार्टेड दिस। उस टाइम पे शायद मोबाइल का कनेक्शन ना हो, बट नेचर के साथ जो कनेक्शन था ना वो बहुत लाजवाब था। तो अब था डे 2। आज से हम रियल ट्रैक करने वाले थे पहाड़ों के ऊपर। तो अब हम सबसे पहले बेस कैंप पे पहुंचे और बेस कैंप से हमने कार ली पहाड़ों तक जाने के लिए, जहाँ से हमें ट्रैक चालू करनी थी। पता नहीं कार में बैठे बैठे कुछ अजीब से ख्याल मन में आने लगे, कुछ अनईजी सा महसूस होने लगा। हम ट्रैक कर पाएंगे कि नहीं, ऊपर चढ़ पाएंगे कि नहीं, टेंट में रह पाएंगे कि नहीं, उस वेदर में हम अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, खाना कैसा मिलेगा, ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं हो जाएगा। ये सब बातों को सोच सोच के ट्रैक तो छोड़ो, गाड़ी में कुछ अनईजी सा फील होना चालू हो चुका था। इस 3 दिन की टोटल ट्रैक कैंप पे हमको आज लेवल 2 पे जाना है। हम लेवल 1 पे तो ऑलरेडी है, हमको लेवल 2 पे जाना है। तो भैया हम लेवल 1 के बेस कैंप पे कार से पहुंच चुके थे और इस बेवकूफ़ी भरे एडवेंचर को करने हमारे अलावा 15-20 लोग और वहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे। वहाँ पे कुछ गधे भी थे जो बहुत सारा सामान ऊपर ले जा रहे थे। उन गधों की आंखों में मुझे कुछ मासूमियत सी दिखी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें इतना सामान ले जाने का कोई दुख हो रहा है या इसके बाद जो खाना मिलेगा उसकी खुशी हो रही है। खैर उनको देखकर हम भी हमारा सामान अपने कंधों पे लाद कर और एक लकड़ी का सहारा लेकर पहाड़ पे चल चुके थे। और जब हम पहाड़ पे चलना चालू किए, कुछ देर बाद हमको कुछ ऐसे नज़ारे देखे जो हमने सिर्फ अवतार मूवी में ही देखे थे। एक्चुअल में वो पेंडोरा केव जैसा ही कुछ सीन नज़र आ रहा था, या मैं शायद कुछ एग्जैजरेट कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं, बट वो बहुत ब्यूटीफुल था और बहुत सरियल था। मौसम ने भी हद कर दी थी। मई के महीने में इतनी घमासान बारिश हो रही थी और बहुत ही खतरनाक ठंडी हवाएं चल रही थी। हम सब इधर उधर भागकर एक टेंट में इकट्ठा हो रहे थे ताकि हमें थोड़ी गर्मी का एहसास हो और हमारी सांसें जो भरी हुई है वो कूल डाउन हो जाए। पर मैं वहीं हैरान था उन टूर गाइड्स और कैंप लीडर्स को देख के जो वहाँ पे टेंट गाड़ रहे थे, वो भी हमारे लिए। तो बहरहाल मौसम का तगादा देखकर हमने सोचा यार ऊपर एक कुछ कैंप जैसा नज़र आ रहा है, वहाँ पे चलते, शायद वहाँ पे कोई हमको मिल जाए। अब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे तो सीन ही कुछ अलग नज़र आ रहा था। एक अंकल ने अपने उस कैंप को एक छोटे से ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट में बदल चुके थे और वहाँ पे मस्त चाय पार्टी चल रही थी। अब हमारे पास जेब में ना तो कोई पैसे थे और ना ही हमारे मोबाइल में कोई नेटवर्क था जिससे हम ऑनलाइन पेमेंट कर सके, लेकिन इन भैया ने फिर भी हमें अंदर बिठाया और चाय से हमारा स्वागत किया। शायद पता नहीं उससे कोई बात हमें अंदर से खड़की कि यार इन लोगों के पास ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, बट ये शेयरिंग में बहुत बिलीव रखते हैं और केयरिंग में बहुत बिलीव रखते हैं, जो कि हमारे सो कॉल्ड बड़े शहरों में हमें देखने को बहुत ही कम मिलता है। उस दिन हमने बहुत ही सिंपल डिनर किया, बट बहुत ही बढ़िया और लाजवाब था। एक दूसरे के साथ बैठे और कहानी किस्से शेयर किए और प्रकृति के इस अनमोल तोहफे को महसूस करके सो गए। तो आज था डे 3। सुबह का एक खूबसूरत नज़ारा किसी शानदार पेंटिंग से कम नहीं था, लेकिन कितना भी कोशिश कर लो इसे कैमरे में कैद करना बहुत ही मुश्किल है भाई। इसे तो लाइव जीना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। मौसम भी काफ़ी साफ़ हो चुका था और हम लोग बढ़ चुके थे अपने लेवल 2 से लेवल 3 के चीका कैंप साइट पर और हमने फिर चढ़ाई चालू कर दी। रास्तों में इन कंकाल और हड्डियों को देख के समझ आ चुका था कि हम पिकनिक बनाने नहीं आए, भले ही ये कितना भी सुंदर लग रहा हो, बट है तो ये जंगल ही। हमने कुछ आधा ही घंटा चला ही था कि ये बारिश फिर से चालू हो चुकी थी और दुगनी तेज़ी से चालू हो चुकी थी। पर हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे थे ना, हमें ये खूबसूरत वाइट सफ़ेद बर्फ़ की चद्दर नज़र आने लगी हमारे आसपास। तो हमारा एक्साइटमेंट और मोटिवेशन लेवल कुछ थोड़ा सा और बढ़ने लगा। बट हमारे ट्रैक गाइड ने हमको बहुत साफ साफ बता रखा था कि नज़ारे कितने भी खूबसूरत हो उसमें बहक मत जाना। हमें एक दूसरे के कनेक्शन में और एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। बट एक दूसरे को देखकर हमें एक अलग सा मोटिवेशन मिलता रहा और हम उस पाथ पे चढ़ते रहे और चढ़ते रहे।
पर जब रास्ते में हमने ये नदी देखी तो हम थोड़ा सा रुक गए और इस बहती नदी को देखकर एक मन में एक ठहराव सा महसूस होने लगा। शायद एक बार थम कर और खुद को समझने का एक एहसास महसूस होने लगा। तो बस फिर चढ़ते चढ़ते हम पहुंच चुके थे अपने लेवल 3 बेस कैंप पर, बालू का गेरा कैंप साइट, जहां से हमें आगे चढ़ना था हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पर, हमता पास पर। भाई इस तरह के मौसम में चढ़ते चढ़ते सबकी बारिश की वजह से कपड़ों के हो चुके थे बुरे हाल। शायद सबके कपड़ों की और कपड़ों के अंदर हमारे इस बॉडी की हालत इतनी सही नहीं थी और ये हमारे शेफ साहब समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने हमारे लिए बनाई गरम गरम खिचड़ी। कसम से उस दिन जो खिचड़ी खाने का मज़ा आया था ना, दुनिया की कोई भी शादी में 56 भोग खाने का भी मज़ा इतना नहीं आया कसम से। और खिचड़ी खाकर हम सब गधे घोड़े की तरह सो चुके थे। फिर जब रात को हम सब टेंट में इकट्ठा थे और डिनर कर रहे थे और डिनर करने के बाद सब जाने लगे, तभी एक बंदे ने सबको बोला कि भाई एक काम करते हैं, सब अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। और ये कहानी पता नहीं कैसे ना कैसे भूत प्रेतों पे शिफ्ट हो चुकी थी। और वो किसी अंकल को घूर रही थी। तो जिंदा है, तो जिंदा थी तो ऑफ कोर्स जिंदा ही थी, स्कूटी पे बैठी थी। भाई साहब दाद देनी पड़ेगी इन लोगों की। हम पहाड़ों और जंगलों के बीच में एक टेंट में रह रहे हैं, जिसमें भी अगर बाथरूम लगी तो अपने टेंट से निकल के दूसरे टेंट में जाना पड़ेगा, और उसमें भी ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। कसम से उस दिन तो मैं इनकी बातें सुनकर भगवान का नाम लेके सो गया, पर टॉयलेट नहीं गया। और फिर आ चुका था डे 4, यानी हमारा फाइनल डे। लेकिन सुबह उठी तो एक बहुत अजीब सी आवाज़ हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे टेंट पे कोई कुछ बहुत सामान फेंक रहा है और कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। जब टेंट को खोल के देखा, भैया एक मिनट भैया, तो भाई साहब हमारे तो होश ही उड़ चुके थे। भयंकर स्नोफॉल हो रहा था, पूरा एरिया बर्फ़ से ढक चुका था। ऐसा मंजर मई के महीने में मैं तो लाइफ में पहली बार देखा था। एक्चुअल में सबके होश उड़ चुके थे। ट्रैक लीडर ने हमको बताया कि यार ये बहुत सालों में ऐसा नहीं हुआ था और ये बहुत सालों में पहली बार हुआ है। पर इसी के साथ एक बुरी खबर आई थी। बुरी खबर ये थी कि ऐसे वेदर कंडीशंस के चलते हम हमारा ट्रैक कंटिन्यू नहीं कर सकते, हम आगे नहीं जा सकते, हमको यहीं से नीचे वापस जाना पड़ेगा। पर ऐसे मौसम में तो भाई नीचे जाना भी हमें बहुत मुश्किल लग रहा था। पर ये मैडम तो बर्फ़ की मज़े ले रही थी, क्योंकि यार ऐसे मौसम में तो अपने टेंट से बाथरूम वाले टेंट तक जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, जो कि रात से मैंने रोक के रखी थी। फिर मैंने सोचा यार ज़्यादा इस एनालिसिस का पैरालिसिस करना नहीं है, ज़्यादा इस बारे में सोचना नहीं है, अब जो है सो है और प्रेजेंट में जियो। तो मैं भी निकला टेंट से और ना जाने मेरे दिमाग में कहाँ से आया कि मैं एक स्नोमैन बनाता हूँ। अब लाइफ में मैंने कभी इतनी बर्फ़ कभी देखी नहीं थी और ना ही कभी मैंने कोई स्नोमैन बनाया था। इस वेदर कंडीशन में बाहर खड़ा होना ही मुश्किल था, स्नोमैन तो बहुत दूर की बात थी। पर इस ट्रैकिंग की ट्रिप पे आने पे जब दिमाग नहीं लगाया था तो यहाँ पे दिमाग क्यों लगाना था। तो भाई फिर मैं तो लग गया ऐसे मौसम में स्नोमैन बनाने के लिए। अब स्नो इकट्ठा करने के लिए वो जो बैग का कवर होता है ना, उसमें स्नो इकट्ठा करी आसपास की जगह से और कुछ एक भलता सा कुछ मैं बनाने लग गया। सब अपने टेंट में बैठे हुए थे और शायद मुझे देखकर सोच रहे होंगे कि ये क्या पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है। पता नहीं, शायद मुझे बेवकूफ़ी समझ रहे होंगे, मुझे खुद को नहीं मालूम था मैं क्या कर रहा हूँ। कोई मुझे देख मन ही मन हंस रहा था, कोई मुझे बोल रहा था कि भाई रहने दो, ये नहीं हो पाएगा। नहीं बना क्या इग्लू? कई लोग मुझे देखकर अनदेखा कर रहे थे कि अगर वो मुझे कुछ पूछते तो शायद उन्हें मुझे हेल्प करनी पड़ती, और कई लोग दूर से ही मेरी वाहवाही कर रहे थे, क्योंकि यार किसी को एक्चुअल में मेरी मदद करनी नहीं थी और मैं भी कोई एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि वो ऐसे कंडीशंस में ऐसी फालतू चीज़ के लिए वो मेरी मदद करे। मैं बस लगा रहा, कुछ ना कुछ ऐसे ट्राई करते रहा और धीरे धीरे कुछ स्नोमैन जैसा तैयार होने लगा। और फिर यही लोग जो मुझे शायद पागल समझ रहे थे वो मुझे देखकर मेरी तारीफ़ करने लग गए, एकदम से मेरी तारीफ़ करने लग गए और मेरे आसपास इकट्ठे होने लग गए, मेरे को हेल्प ऑफर करने लग गए। और बहुत ही मज़े की बात है, मेरी इस नासमझी को वो लोग हिम्मत का नाम देने लग गए। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट एक चीज़ समझ में आई कि जब आप कोई चीज़ को अटेन कर लेते हैं, कोई सक्सेस को कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ आपकी सफलता में शामिल होना चाहते हैं। वीडियो बन रही है।
तब आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि यार आपको शुरुआत तो अकेले ही करनी पड़ेगी, शायद लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, पर खुद पे थोड़ा सा बिलीव रखना पड़ेगा और बस जो आप काम कर रहे हो उसको करते जाना होगा। और गीता की उस श्लोक पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव रखना होगा। कर्म का परिणाम मनुष्य के वश में नहीं है, इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्म। बस फिर क्या, फिर हमने नीचे उतरना चालू कर दिया और हम पहले से एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानने लग चुके थे। शायद हम इस नेचर को, इस फॉरेस्ट को भी पहले से अच्छी तरह से जानने लग चुके थे। वो कहते हैं ना कि हम कितना भी इकट्ठा कर लें इस लाइफ में, बट सब पीछे ही रह जाना है। जो महसूस करना है, जो जीना है, वो यही है, शायद यही है। इस खूबसूरत मंजर को दिमाग से निकालना बहुत ही मुश्किल है। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट ये अप्स एंड डाउन्स आपने अगर देख लिए तो कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ पेशेंस, सेंस ऑफ कामनेस आप में रहेगी, जो बहुत ज़रूरी है ऐसे वक्त में होना जब आप लाइफ के डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे। शायद ये अब तक का सबसे डिफ़िकल्ट वेदर सिचुएशन था हमारे साथ, बट अब हमको एक सॉर्ट ऑफ इसकी आदत हो चुकी थी। हम गिरते पड़ते बट संभलते हुए इससे नीचे उतरने लगे और इसको क्लियर करने लगे, क्योंकि हमें ये समझ में आ चुका था कि सफ़र में सफ़र तो होगा ही। कभी कुछ लाइफ में वर्कआउट नहीं करेगा या कुछ समझ में नहीं आएगा। एक घने से बादल छाए हुए रहेंगे, लेकिन कभी ना कभी वो बादल क्लियर आउट होंगे, कभी ना कभी उस अंधेरी रात का एक नया सवेरा होगा। हमें बस चलते जाना है, हमें बस चलते जाना है। और कभी ना कभी आपकी अपनी इस मंजिल से मुलाकात होगी और शायद वहीं से आपकी एक नई शुरुआत होगी। इन नए दोस्तों को और इस खूबसूरत प्रकृति को अलविदा कहने का समय आ चुका था और वापस समय आ चुका था अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जाने का। बट इतना ज़रूर समझ में आ चुका था कि बॉस लाइफ में बस लगे रहना ज़रूरी है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी ज़रूरी है, बिकॉज मे बी डिस्कम्फर्ट इज़ द करेंसी ऑफ योर ड्रीम्स। मे बी डिस्कम्फर्ट इज़ द करेंसी ऑफ योर ड्रीम्स।